तो हम रिकर्जन में सीखना चाहेंगे कि कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रूल कहता है कि जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो रूल कहता है वी नीड टू डिवाइड गिवन नंबर बाय द बेस और रेडिक्स टू विच द कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड। तो बाइनरी के केस में किससे डिवाइड करेंगे? बाइनरी के केस में डिवाइड करेंगे 2 से। ऑक्टल के केस में डिवाइड करेंगे 8 से। हेक्साडेसिमल के केस में हम डिवाइड करेंगे 16 से। अब बाइनरी में 2 नंबर होते हैं 0 और 1। ऑक्टल में 8 नंबर होते हैं। ऑक्टल में नंबर होते हैं 8, 0 से 7 तक। और हेक्स में होते हैं 16 डिजिट्स, 0 से लेके 9 तक, और फिर ए से लेके एफ तक। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो है प्रोग्राम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो हमेशा की तरह हमें कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसा कि हम इंक्लूड करते हैं। हमें फंक्शन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो फंक्शन का मैं नाम दे रहा हूँ D2B यानी डेसिमल टू बाइनरी। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसका रिटर्न टाइप में तरह वॉइड। लेकिन ये एक पैरामीटर लेगा इंटीजर n। तो ये ले रहा है n, लेकिन रिटर्न पे कुछ भी नहीं करेगा, बस प्रिंट करता जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करें, कंडीशन दे रहे हैं इफ n नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैं टीचर ने सिखाया था कि जब n नॉट इक्वल टू 0 तभी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो क्या होता है परफॉर्म ऑपरेशन? इंटीजर r इक्वल टू n%2। अच्छा, इसी तरह से ऑक्टल के केस में किससे डिवाइड करोगे दोस्तों? 8 से। और हेक्साडेसिमल के केस में किससे डिवाइड करोगे? 16 से। बस इतना चेंज हो जाएगा। अच्छा, फिर हम रिकर्जन कॉल करेंगे। तो रिकर्जन का मतलब उसी फंक्शन को कॉल करना। तो हम लिखेंगे D2B n/2। अगेन जब हम x की बात करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे, और ऑक्टल के केस में किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। तो बस 2 की जगह 8 आ जाएगा। अच्छा, अंत में हमें प्रिंट करवाना है। किससे प्रिंट करवाना है? हमें प्रिंट करवाना है r। तो सी आउट। किससे प्रिंट करना है? r। अब मैंने यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखा है, तो मैं क्या यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? std आउट, क्योंकि मैंने क्या यूज नहीं किया है। जब हम नेम स्पेस नहीं लगाते तब हम क्या लिखते हैं? std आउट। और हम किसे प्रिंट करवा रहे हैं? r को, यानी रिमाइंडर। ये चीज मैं पहले भी सिखा चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे हमेशा ऐसे रूल कहता है कि हम ऐसा लिखें, ये इफ की क्लोजिंग है और एक किसकी क्लोजिंग है? फंक्शन। अब हमें कौन सा फंक्शन लाना चाहिए? मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन से यूजर से एक नंबर पूछना है कि किसका आपको कन्वर्जन करना है। तो सी आउट एंटर अ नंबर टू कन्वर्ट टू बाइनरी। अगेन हम जानते हैं कि यहाँ पे मैं ये एसटीडी सी आउट लिखना पड़ेगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऐसी डायरेक्टली सीन वर्क नहीं करेगा, हमें लिखना पड़ेगा एसटीडी सी। और किसमें इनपुट करना है? एन में। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। कौन से फंक्शन को कॉल करें? D2। इससे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। आपके बाकी तो प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम बनेंगे। यहाँ पे 2 की जगह आ जाएगा 8, और यहाँ पे भी 2 की जगह 8 आ जाएगा। यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ *1। मैं बाद में आपको एक लॉजिक सिखाऊंगा कि हेक्साडेसिमल के केस में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे कोड बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। अब इसे कंपाइल किया जाए। सब कुछ ओके है, बिल्कुल ओके है। अब कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे 13 कहा, तो 13 का हमें क्या मिल रहा है? 1101।
हम माइक्रोसॉफ्ट के कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्रामर्स मोड होता है, जैसे मैंने कहा 247, तो लिखा रहा है कि डेसिमल का 247 बाइनरी में क्या होता है, 4 बार 1 फिर 0 1 1 1। हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसे देखिए ऑक्टल में होना चाहिए 367 और हेक्स में क्या होना चाहिए F7। तो आप अभी इसे वेरीफाई करके देख पाएंगे। तो मैं इसे बंद करके फिर से रन कर रहा हूँ और आपकी बार मैं नंबर दे रहा हूँ 247। वेरीफाई करें कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हमने कहा 247। देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, 4 टाइम्स 1 फिर 0 फिर 1 यानी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो उसमें यहाँ पे मार्किंग थी *1, हिंट फॉर हेक्साडेसिमल इन प्लेस ऑफ *1। अब देखिए यहाँ पे बाइनरी में बसता है 0 और 1, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्टल में बसता है 0 से लेकर 7 तक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या क्या है दोस्तों, 16 से हम डिवाइड करते हैं। रूल कहता है कि जब भी हम किसी नंबर को किसी बेस से डिवाइड करते हैं तो उससे एक कम तक नंबर बचता है। जैसे 2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, 0 और 1। 8 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, 0 से 7। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में डिवाइड करने में कहां से कहां तक बचेगा, 0 से लेकर 15 तक। लेकिन समस्या क्या है कि नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो 10 को क्या नाम दिया गया है, यहाँ पे 10 को नाम दिया गया है ए। ऐसे 11 को नाम क्या दिया गया है, बी। 12 को नाम क्या दिया गया है, सी। 13 को डी, 14 को ई और 15 को क्या, F। जबकि कंप्यूटर में रिमाइंडर बचता है केवल 0 से लेकर 9 तक। तो हमें यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी दोस्तों, *1 की जगह हमें कहना पड़ेगा कि अगर r छोटा है 10 से, देखिए मैं लॉजिक बता रहा हूँ, आपको कंडीशन सही तरह से लिखनी पड़ेगी। अगर r लेस देन 10 है तो उस केस में r प्रिंट हो। भाई हम जानते हैं कि लेस देन 10 का मतलब क्या है, 0 से लेकर 9 तक। हमने एल सिर्फ सीखा है। अगर r एग्जैक्टली क्या हो 10, तो हम जानते हैं कि 10 पे में टीचर ने समझाया कि क्या होता है a। तो 10 पे क्या प्रिंट हो, a। अब अंडरस्टूड सी बात है कि हम ऐसे ही बहुत सारे एलसिफ लिखेंगे कि 11 हो तो क्या प्रिंट हो, b। ऐसे ही चलते 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 जब 15 हो जाए दोस्तों, तो 15 पे क्या प्रिंट हो, f। और ये सब चेंजेस कहाँ पे करने, *1 पे। तो टीचर ने लॉजिक समझा दिया। टीचर ने लॉजिक क्या समझा कि अगर r लेस देन 10 है तो उसे एज इट इज प्रिंट करना है। लेकिन अगर एग्जैक्टली 10 हो तो a, 11 हो तो b। अब क्योंकि आप सभी को कंडीशंस लिखना आती हैं, तो ये कंडीशन कहाँ लगाओगे आप लोग, इस लाइन की जगह। हेक्साडेसिमल के केस में जब आप 16 से डिवाइड करोगे, you will get rejected if you write below logic। तो पहले मैंने दोस्तों को सीखा कि गलत तरीका क्या है, क्योंकि आपके जितने भी कॉलेज के दोस्तों गलत तरीका करेंगे। तो राइट वे क्या है, जो आपको कैंपस सिलेक्शन करवाएगा। रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको प्रिंट आउट निकालो जिसमें आपको आस्की कोड्स पढ़ाए थे, शायद पेज नंबर 6 के आसपास था। दोस्तों अभी हम राइट वे सीख रहे हैं। आपने अभी क्या बहुत सारी कंडीशन दी कि भाई लेस देन 10 हो तो प्रिंट आर हो, अगर 10 हो तो ए प्रिंट हो, 11 हो तो बी प्रिंट हो, 15 हो तो एफ प्रिंट हो। लेकिन टीचर आपसे क्या कहना चाहते हैं, टीचर कहना चाहते हैं कि अगर आर लेस देन 10 है तो वो आर प्रिंट हो। लेकिन अब बहुत सारी कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। मैं टीचर तो कोई लॉजिक बता रहा हूँ। प्रिंट की जगह आपको पता है क्या लिखता है, लिखता है प्रिंट एफ। और आपको पता है कि परसेंट सी कैसे लिखते हैं, तो हम परसेंट सी किसका लिख रहे हैं, 55 प्लस आर। तो मान की 10 बचा, माना कि आर 10 है तो 10 प्लस 55 कितना, 65। और 65 का कैरेक्टर कौन है, माना कि 11 बचा,
तो 55 प्लस 11 कितना, 66। तो 66 का कैरेक्टर क्या, बी। तो टेक्निकली जिनको आस्की लॉजिक आता है वो कैंपस में सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसका एडवांटेज क्या हुआ कि पहले जहां बहुत सारी कंडीशंस दे रहे थे अब आपको बहुत सारी कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे अब आप ये बना के दिखाइए। हमारा आज का अगला टॉपिक है पैरामीटर पासिंग टेक्निक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में काम आता है। जिसमें से पहला है पास बाय वैल्यू। आप इसे पास बाय वैल्यू भी कह सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू भी कह सकते हैं। इट इज अ डिफॉल्ट मैकेनिज्म in C and C++. Copy of arguments is passed to the called a child function. So changes made by called function will not affect original variable. अब इसका माइनस पॉइंट क्या है, इसका माइनस पॉइंट है वेस्टेज ऑफ मेमोरी। वेस्टेज ऑफ मेमोरी इन क्रिएटिंग कॉपी। अब एग्जाम्पल प्रोग्राम की बात करें तो हम सीखेंगे फंक्शन टू स्वैप वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, और यहां पे मैं पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म का यूज करूंगा। हमें बनाना पड़ेगा मेन फंक्शन। यहां पे हम डिफाइन किया इंटीजर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6। हम सभी को इनपुट करना आता है, और यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। सभी को इनपुट करना आता है, लेकिन मैं इनपुट यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ स्वैप a कॉमा b। इससे कहते हैं फंक्शन कॉल करना। अब हम वैल्यू प्रिंट कराना चाहेंगे। सी आउट इनसाइड में a इक्वल टू जो भी a की वैल्यू हो और b इक्वल टू जो भी b की वैल्यू हो। अब यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, यहां मैं मार्किंग कर रहा हूँ स्टार 1, या हम स्टार 1 ऑलरेडी यूज कर चुके तो इसका मैं मार्किंग कर रहा हूँ स्टार 2, और यहां मैं मार्किंग कर लेता हूँ स्टार 3। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे। हम जानते हैं कि एंट्री हमेशा मेन प्रोग्राम्स होती है, तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी मेन फंक्शन, फिर यहाँ पे दो वेरिएबल बनेंगे a5 b6। हमने स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल किया। हमने कुछ दिन पहले स्वैपिंग सीखी थी। अब यहाँ पे दो मैसेजेस प्रिंट करवा रहे हैं, एक तो हम प्रिंट करवा रहे हैं इनसाइड स्वैप, और दूसरा हम किसके अंदर प्रिंट करवा रहे हैं, इनसाइड में। अब इसे कंपाइल किया जाए। ऑल इज वेल। अब इसे रन करते हैं। अब देखिए इनसाइड स्वैप वैल्यू क्या हो गई, 6 और 5, लेकिन अभी भी मेन में वैल्यू क्या है, 5 और 6। अब हम डेफिनेशन फिर से पढ़ें।
डेफिनेशन क्या कह रही है? इट इज अ डिफॉल्ट मैकेनिज्म। यानी आप जब सी प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा? पास बाय वैल्यू रहेगा। अब क्या लिखा है? कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड, जैसे हम कहते हैं फोटो कॉपी। तो टेक्निकली वेरिएबल्स की हमने क्या भेजी? फोटो कॉपी भेजी। अब हमने चेंजेस किस में किए? केवल फोटो कॉपी में। तो स्वैप के अंदर जो थी वो फोटो कॉपी थी, तो चेंजेस उसमें गए 6 और 5। लेकिन किस में चेंजेस नहीं हुए? ओरिजिनल वेरिएबल में। अब इसी को मैं फिगर से समझाना चाहूंगा हाउ इट वर्क्स। तो साइड में मैं एक फिगर बना लेता हूँ हाउ इट वर्क्स, किसने काम कैसे किया। हाउ इट वर्क्स। हमने कुछ दिन पहले पॉइंटर्स में एड्रेसेस पढ़ी थी दोस्तों। ये मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन में एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 5 है, एक बी है जिसकी वैल्यू 6 है। अब इनकी कुछ ना कुछ एड्रेस होगी, जैसे इसकी एड्रेस 100, इसकी एड्रेस मान लीजिए 200। दिस इज एड्रेस। हम लिखा स्वैप। किससे स्वैप करना है? ए और बी। हमने कहा स्वैप ए बी। तो सिस्टम हमें किस फंक्शन के पास ले जाएगा? स्वैप नाम के फंक्शन के पास। लेकिन यहां पे कॉपी बन जाएगी दोस्तों। किसकी कॉपी? ए की कॉपी और बी की कॉपी। ये स्वैप नाम का फंक्शन। अब यहां पे हम जानते हैं कि ए के पास इनिशियली क्या है? 5। और बी के पास इनिशियली क्या है? 6। हमने एक वेरिएबल टी लिया। हमने कहा टी में क्या आ जाए? टी में आ जाए ए। तो टी में क्या आ गया? 5। हमने कहा ए में क्या आ जाए? बी। अब हम जानते कि ए में बी आ जाएगा तो ए कितना हो जाएगा? 6। हमने कहा टी चला जाए बी के पास, तो टी कितना है? 5। तो बी कितना हो जाएगा? 5। देखिए जो भी चेंजेस हो रहे हैं किस में चेंजेस हो रहे हैं? कॉपी में। अब हमने सिस्टम से कहा कि प्रिंट करो। किसे प्रिंट करो? प्रिंट करो ए बी को। अब ये प्रिंट ए बी मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ के वेरिएबल्स यूज होंगे। तो सोचिए क्या प्रिंट होगा? 6 5। इसका जिससे जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो स्वैप के अंदर भी क्या प्रिंट होकर मिला? हमें स्वैप के अंदर मिला कि भाई वैल्यूज क्या हो चुकी हैं? वैल्यूज हो चुकी है 6 और 5। हमें वैल्यूज मिल रही है 6 और 5। लेकिन दोस्तों जब हम वापस मेन के पास आए तो मेन में चेंजेस नहीं हुए हैं। चेंजेस केवल किस में हुए हैं? केवल कॉपी में। तो यहाँ पे जब हम करेंगे प्रिंट ए बी, तो टेक्निकली ये वाले वेरिएबल यूज नहीं होंगे। पहले कौन से वेरिएबल यूज होंगे? ओरिजिनल वेरिएबल। तो ओरिजिनल वेरिएबल अभी भी क्या है? 5 और 6। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी हम चाहें कि ओरिजिनल डेटा में चेंज ना हो तो उसके इसमें क्या सुटेबल है? पास बाय वैल्यू। हमें डिस्कशन करना है सेकंड मैकेनिज्म के बारे में, जो है पास बाय रेफरेंस, जो इंट्रोड्यूस किया गया सी प्लस प्लस में। यानी सी में टेक्निक नहीं था दोस्तों। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एक्चुअल वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट इज पास्ड टू द चाइल्ड फंक्शन एज अ रेफरेंस या लिंक। सो without creating copy, no copy is created. Changes made by function, changes made by called function will also affect
एक्चुअल वेरिएबल। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है? नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी इन क्रिएटिंग कॉपी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैंपस कुछ पॉइंट क्या है? array is always array is always passed to function as a reference to save memory। हम जानते हैं कि एरे की साइज 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, तो अगर वो कॉपी करेगा तो काफी मेमोरी वेस्ट होगी। इस कारण से एरे हमेशा क्या होता है? पास बाय रेफरेंस होता है। अब दोस्तों प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम रहेगा, ओनली चेंजेस वी नीड टू डू एट स्टार्ट। हमें लिखना पड़ेगा void swap integer ampersand a integer ampersand b। बाकी सब कुछ सेम। here data type ampersand variable represent a reference variable। हम सिस्टम को कैसे इन्फॉर्म करें कि हमें पास बाय वैल्यू नहीं चाहिए? तो हमारे जो बिजनेस स्टार्टअप पे जिन्होंने सी प्रोसेस बनाया, उन्होंने कहा कि बस डेटा टाइप पे आगे क्या लगा दो? एम्परसेंड का साइन। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था डेटा टाइप के आगे स्टार का साइन, तो वो पॉइंटर कहलाता है। ये पॉइंटर नहीं, बोले क्या है? रेफरेंस, यानी लिंक। हम सिस्टम से करें कि कॉपी मत बनाओ, बोले क्या बनाओ? लिंक बनाओ। बाकी पूरा प्रोग्राम क्या रहेगा? सेम। तो किसी भी पास बाय वैल्यू के प्रोग्राम को पास बाय रेफरेंस में करना कितना आसान है कि बस आपने जहां पे फंक्शन बनाया वहां पे हमें क्या लगाना है? केवल एम्परसेंड साइन लगा देना है। तो इसकी प्रोग्रामिंग की जाए तो प्रोग्रामिंग तो बहुत आसान है। मैंने इसको सेव कर लिया और इसका हमने नाम दे दिया पास बाय रेफरेंस। अब मुझे टीचर ने बताया बस हमें करना क्या है, यहाँ पे भी एम्परसेंड और यहाँ पे भी क्या। हालांकि कुछ दिन पहले हमने फंक्शन डिक्लेरेशन सीखी थी। हमने पढ़ा था कि फंक्शन कभी कभी हम नीचे बनाते हैं। अगर आपने फंक्शन नीचे बनाया मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम जानते हैं कि हमने पढ़ा था फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में भी क्या आएगा? एम्परसेंड। बस डिक्लेरेशन में सेमीकोलन लगता है और डेफिनेशन में क्या लगता है? चलिए अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूं, ऑल इज वेल। अब इसे रन करते हैं। अब देखिए दोस्तों स्वैप के अंदर वैल्यू क्या हो गई? 6 और 5। लेकिन आप देखिए मेन के अंदर जो वैल्यू थी वो भी अफेक्ट हो गई, क्योंकि कॉपी नहीं बनी थी, बल्कि क्या बना था? लिंक बना। अब इसे हम फिगर से समझेंगे कि कैसे इसने काम किया। तो हाउ पास बाय रेफरेंस वर्क, हाउ पास बाय रेफरेंस वर्क्स। तो हमारे पास है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में एक वेरिएबल है ए जो 5 है, एक वेरिएबल बी जो 6 है। हमने कहा हमें स्वैप करना है ए और बी को, तो सिस्टम चला जाएगा स्वैप नाम के फंक्शन के पास। लेकिन अब की बार कॉपी नहीं बनेगी, अब की बार क्या बनेगा? लिंक बनेगा। तो नई कॉपी नहीं बन रही है। हमने कहा टी में आ जाए ए। अब क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल से लिंक है,
तो टी में क्या आ गया, ओरिजिनल वेरिएबल 5। हमने कहा कि ए में क्या आ जाए, तो ए में क्या आ गया 6, तो टेक्निकली यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे क्योंकि लिंकिंग की हुई है। हमने कहा कि टी का वैल्यू किस में चला जाए, बी में, तो टी कितना है 5, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा। हमने सिस्टम से कहा कि प्रिंट करो ए बी कितना है, अब यहाँ पे पूछोगे तो भी क्या आएगा 6 5, और यहाँ पे पूछोगे तो भी क्या आएगा 6 5, क्योंकि किस में चेंज हो गया है, ओरिजिनल वेरिएबल में। तो मैम से मैं कहूंगा मैम अंतर यहाँ पे आ गया कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे कॉपीज बन रही थी नहीं, जैसे फोटो कॉपी कहते हैं, देखिए यहाँ पे फोटो कॉपी नहीं है, यहाँ पे क्या ओरिजिनल वेरिएबल है। अब क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल तो हम जो भी चेंजेस करेंगे किस पे चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल डेटा। तो जब भी आपको लगे कि ओरिजिनल डेटा में चेंज करा तो पास बाय रेफरेंस, जब भी आपको लगे कि ओरिजिनल वेरिएबल पे चेंज नहीं करा तो पास बाय वैल्यू। अब कैंपस में क्वेश्चन आएगा व्हाट वी शुड डू इन पास बाय रेफरेंस so that changes cannot be made। हम जानते कि पास बाय रेफरेंस पे चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हमें पूछा गया कि हम ऐसा क्या करें कि चेंजेस ना कर सके। तो आंसर है यूज कॉन्स्ट विथ पैरामीटर्स। मींस हमें ऐसा लिखना पड़ेगा वॉइड स्वैप कॉन्स्ट इंटीजर एम्परसेंड ए कॉन्स्ट इंटीजर एम्परसेंड। ये कौन सी लाइन में हमने चेंज किया दोस्तों, स्टार 2 में। हमने अभी भी जो कोडिंग सीखी उसमें हम क्या लगाते, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब कि हम लिंक तो दे रहे हैं लेकिन हम आपको चेंजेस की परमिशन नहीं दे रहे। अब इसी को हम लैपटॉप पे रन करना चाहेंगे तो इसको मैं सेव एज कर देता हूँ, कांस्टेंट पास बाय रेफरेंस। बस हमें करना क्या, यहाँ पे कॉन्स्ट लगाना है। अब इससे कंपाइल करें तो एरर आ जाएगा। हमें टेक्निकली यहाँ पे डिक्लेरेशन डेफिनेशन दोनों की तो हमें नीचे भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्टार 2 मेरे पास नीचे है। अब इसे कंपाइल करते हैं। देखिए सिस्टम नाराज हो गया, जहां पे लिखा है ए इक्वल टू बी, सिस्टम करेगी ए क्या है कांस्टेंट, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अच्छा अब मान लो कि मैं इसे कमेंट कर दूं तो अगली लाइन में एरर आ जाएगा, सिस्टम कहेगा कि भाई बी कांस्टेंट है, बी को चेंज नहीं कर सकते। देखिए बी में एरर आ गया क्योंकि बी क्या है कांस्टेंट। तो कंक्लूजन निकला कि पास बाय वैल्यू वाला काम भी हम रेफरेंस से कर सकते हैं। तो टीचर कहेंगे कि ऐसा हम क्या करें मैजिक कि पास बाय रेफरेंस भी पास बाय वैल्यू जैसे काम करें, परिवर्तन ना हो पाए, तो सिंपली क्या लगा दे कांस्टेंट, तो उस केस पे चेंजेस पॉसिबल नहीं हो। सो पास बाय रेफरेंस इज वेरी गुड ऑप्शन। हम डिस्कशन करना चाहेंगे तीसरा तरीका जो क्या है, पास बाय पॉइंटर मैकेनिज्म, जो किस में यूज किया जाता है, सी में। क्योंकि हम जानते हैं कि 1972 में सी आया, जबकि 1985 में आया सी प्लस प्लस, यानी 13 ईयर्स के बाद। तो पास बाय रेफरेंस बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके पहले क्या यूज होता था, पास बाय पॉइंट। लिखिए इसकी डेफिनेशन, एड्रेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट is passed to the function using pointer mechanism। Call function can make changes indirectly using pointer indirection mechanism। अब इसकी माइनस पॉइंट क्या है, requires knowledge of pointer।
अब प्रोग्राम कैसे बनेगा? तो जो स्टार्ट हुए, वहां पे हम कुछ ऐसा लिखेंगे, वॉइस स्वैप int star a int star b. Here int star a represent a pointer. हम लिखेंगे इंटीजर t इक्वल टू स्टार a, स्टार a मीन्स इन डायरेक्शन, स्टार a इक्वल टू स्टार b। हम कुछ दिन पहले सीख चुके हैं पॉइंटर का मैकेनिज्म। और स्टार b इक्वल टू t, फिर लिखेंगे सी आउट इनसाइड स्वैप, इनसाइड स्वैप a इक्वल टू स्टार a, b इक्वल टू स्टार b। जो स्टार 3 है वहां पे ये चेंज होगा। स्टार 3 में हम लिखेंगे स्वैप ampersand a ampersand b। Here ampersand a means passing address of a। मैं अपने इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूं पास बाय पॉइंटर नाम से। अब अपने टीचर ने कुछ चेंजेस समझा, वो चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। पहले तो यहाँ पे दोस्तों स्टार आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्टार। फिर टीम में क्या, स्टार ए में स्टार बी और स्टार बी में टी। यहाँ पे भी आ जाएगा स्टार ए, यहाँ पे भी आ जाएगा स्टार। बस यहाँ पे एड्रेस आ जाएगी, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। लेकिन दोस्तों ये स्वैपिंग क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हमने क्या लगा क्या रखा है, कांस्टेंट। हमने भी कुछ दिन पहले पढ़ा था कांस्टेंट पास बाय रेफरेंस। तो वैसे ही क्या होता है कांस्टेंट पास बाय पॉइंट। तो हाली फिलहाल में इस लाइन को कमेंट कर देता हूं और क्या हटा देता हूं मैं यहां से मैं कांस्टेंट हटा देता हूं, क्योंकि जैसा हमने किया था रेफरेंस वेरिएबल के साथ वैसे ही पॉइंटर के साथ भी संभव है। इसको मैं कॉपी करता हूं, इसे कमेंट कर देता हूं, अब इसे रन करते हैं। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। अब इसे रन करते हैं तो देखिए फिर से वैल्यू क्या हो गई 605। तो जो काम पास बाय रेफरेंस से होता है वही काम पहले किससे करते थे, पास बाय पॉइंटर से। लेकिन समस्या क्या है कि पास बाय पॉइंटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जिनको पॉइंटर नहीं आता वो सोचते सर ये स्टार है, स्टार भी क्यों लिखा हुआ है। हाँ लेकिन हम फिगर अभी समझेंगे तो समझ में आ जाएगा हाउ इट वर्क्स। पास बाय पॉइंटर, हमने पहले फिगर में एड्रेस देखी थी 100 और 200। अब यहाँ पे वही मैकेनिज्म यूज होगा। ये हमारा मेन फंक्शन है।
यहाँ पे बना A5 B6 जिसकी एड्रेस थी 100 और 200। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्वैप, हम लिखा %A। अब %A का मतलब क्या है, A का एड्रेस, और %B क्या है, B का एड्रेस। तो टेक्निकली क्या भेज रहे हैं, एड्रेस भेज रहे हैं। और हम जानते हैं दोस्तों पॉइंटर कैसा है, स्पेशल वेरिएबल है जो एड्रेस को होल्ड करता है। इस कारण से स्वैप फंक्शन में क्या लिखा हुआ था, स्वैप फंक्शन में लिखा था इंट स्टार ए और क्या इंट स्टार बी, यानी वो क्या थे, पॉइंटर्स थे। तो यहाँ पे दोस्तों ए के पास क्या आ गया, ए के पास आ गई एड्रेस, और बी के पास भी क्या आ गया, एड्रेस। अच्छा नाम दोनों का सेम लेकिन तो भी दोनों अलग है, क्योंकि एक ए मेन के पास है और एक ए किसके पास है, स्वैप के पास। आप चाहे तो नाम चेंज करके पीक्यू भी कर सकते हैं। अब कुछ दिन पहले मैंने आपको इंटरेक्शन सिखाया था, अगर मैं स्टार ए लिखूं तो टेक्निकली मैं किसके पास पहुंचूंगा, इसके पास। ऐसे अगर मैं स्टार बी लिखूं तो यहां पे मैं पहुंचूंगा, क्योंकि स्टार का मतलब होता है जिस एड्रेस को हम पॉइंट करें उसकी वैल्यू। अब टीचर ने क्या लिखा, टीचर ने लिखा कि टी में क्या आ जाए, स्टार ए। अच्छा ए लिखने से 100 आ जाता है, जबकि स्टार ए लिखने का मतलब है उस एड्रेस की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ऐसे स्टार बी का मतलब है कि बी के पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू, तो स्टार बी से हम कहा गए 6। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया 6। हमने कहा टी किस में चला जाए, स्टार बी में, तो इसकी वैल्यू पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों। और हमने कहा प्रिंट ए बी, तो हम जानते कि अब ए की वैल्यू क्या हो गई 6 और बी की वैल्यू क्या हो चुकी है। तो कंक्लूजन निकला कि यहाँ पे हम ए बी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ए बी के पास एड्रेस है, उस एड्रेस के हमें कहाँ जाना है, वैल्यू पे जाना है।